हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर हो चुका है तो आज आपको मैं इस वीडियो में फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस बता रही हूँ कि कैसे अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो उस अकॉर्डिंगली आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे पेपर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आया था वो था चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन था द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज। तो यू हैव फोर ऑप्शंस देयर, 0, 1, infinite, none of the above. The correct answer is 0. The size of an ideal dipole is 0. Second one, the standard potential of earth is. यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड वर्ड जोड़ दिया, तब भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 रहेगा। नाउ द थर्ड वन, द वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव इज। The correct answer is 700 nanometer to 1 nanometer. Now next one is, if the value of angle of incidence for a surface is 60 degree, then what will be the value of angle of refraction on the plane mirror? तो आपको पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसका आंसर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं पूछा था इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। नाउ नेक्स्ट वन इज, इन पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज। आप लोगों ने जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ नोट्स में लिखी होगी वो ये थी कि 10⁻⁻6 मीटर होती, लेकिन आपके ऑप्शन में ये था ही नहीं, आपके पास ऑप्शन था 1 माइक्रोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 1 माइक्रोमीटर। आपको पता होगा कि माइक्रो से मीटर में जाने के लिए हम 10⁻6 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का जो फर्स्ट था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको यूनिट दे रखी थी। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट्स दी गई थी, सारी ही यूनिट्स आपको वोल्ट में दिख रही थी, तो कौन सी यूनिट करेक्टली थी या आपको कहीं ना कहीं डिराइव करके निकालनी थी। यहाँ मैं आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा वोल्ट इंटू मीटर। सेकेंड वन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। थर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट थी बेटा यहाँ पे वोल्ट इंटू सेकेंड। नाउ फोर्थ वन इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल ही होता है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड पूछी गई थी तो इसकी वैल्यू होती है μ0 Ni। ना आखिरी जो था उन्होंने वापस से मैग्नेटिक फील्ड पूछी लेकिन एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड पूछी है जिसकी वैल्यू होती है μ0 Ni/2। सो दिस आर द आंसर्स जो मैच द कॉलम के थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया था 1 वर्ड के आंसर्स पूछे गए थे। स्टेट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी जे से होता है, कंडक्टेंस सिग्मा से होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई से। सो दिस इज द ओम्स लॉ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस सिंबल, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। Now next one is write the dimension formula of magnetic permeability. Magnetic permeability मतलब आपको μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा m1 l1 t-2 a-2। So this is the correct answer। अगर आप ये लिख के आए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट था राइट द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। जो आप इम्पीडेंस निकालते हैं LCR सर्किट का उसका फॉर्मूला पूछा गया था, वो होता है अंडर रूट में r² प्लस इन द ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इन विच फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच प्रॉपर्टी ऑफ इट रिमेन अनचेंज। रिफ्रैक्शन के टाइम पे वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, जो चेंज नहीं होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हु आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको पता होने चाहिए, होल्स होते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपने होल्स लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड एंड राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट था वो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होता है। सेकेंड, द लैम्प्स ऑफ डैश रेज आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर्स। तो लैम्प्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, अल्ट्रा वायलेट रेज। थर्ड वन, फॉर एन अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंजिंग विद टाइम दो इट ऑलवेज बी
हमेशा याद रखना है आपको कि अनपोलराइज्ड जो वेव्स होती है उसमें वो प्रोपोगेशन के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन की। कैसे होती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव, मतलब आपको परपेंडिकुलर ऐड करना है। नेक्स्ट, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, जैसा कि आप लोगों ने याद करा भी होगा ये। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछी गई है, तो 6.67 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहाँ आप यूनिट भी लिख के आइएगा। फॉर जर्मेनियम डायोड थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में कि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है जहां से वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, और वहीं सिलिकॉन अगर आ जाता तो इसके लिए आप लिख के आते हैं 0.7 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। द क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा आर एल बाय आर। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू। नेक्स्ट इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, तो दिस आंसर इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन आप लोगों ने डिफरेंस में पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन होता है वो भी एक काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही है बेटा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू ही रहेगा। नेक्स्ट इज by suitable heating sufficient thermal energy can be imparted to free electrons to enable them to come out of the metal। definitely अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे और उसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हीट के फॉर्म में भी हम इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कर सकते हैं, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज गामा डीके लो एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड, फॉल्स। गामा डीके में हाईली एनर्जी फोटोन्स रिलीज होते हैं, लो एनर्जी नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देयर कंडक्टेंस बिकम लेस, नो। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनका कंडक्टेंस बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सो आपके ट्रू फॉल्स के आंसर है ट्रू ट्रू एंड देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नाउ यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं बेटा। अब हम आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया आपको 2 मार्क्स में वो ये दिया है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल से ही आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ आपको क्या बोला है कि जो सरफेस है वो कैसा रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। दैट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बना होगा वो बना होगा 90 डिग्री। तो ई ए कॉस 90। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू 0। तो आपको 3 स्टेप्स करके आनी थी और आपको वहां पर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इसी का और में दिया है, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम की 3rd एप्लीकेशन में, जिसको हम बोलते हैं रो। इसका आपको डिफाइन करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। एंड यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब। अगर आप इतना पूरा डेफिनेशन, ये फॉर्मूला और ये यूनिट लिख के आएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर्स उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको हम नॉन ओमिक बोलते हैं। यहाँ पर आप एक एक एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन इन द सेंस सिर्फ नाम लिख के आते। ओमिक में आप मेटेलिक वायर लिख सकते थे, नॉन ओमिक में आप जंक्शन डायोड लिख सकते थे, ट्रांजिस्टर्स लिख सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th के और में दिया था हमको वो है बेटा, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप लोगों ने अगर डेफिनेशन लिखी होगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसके बाद आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा होगा ML2 T-3 A-2। तो यहाँ आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब आपको सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन डिफाइन करनी थी वहां पर और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पियर सर्किट लॉ। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट थ्रेडिंग इन द लूप। और उसके बाद आपको अगर उसका फॉर्मूला लिखा होगा तो आपको पूरे 2 नंबर उसमें मिलेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना था और इक्वेशंस लिखनी थी। नाउ नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस। ये आपने बहुत अच्छे से बता दिया था कि ये वीकली रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है। इसमें एग्जाम्पल्स बताने थे आपको डायमैग्नेटिक के और उधर पैरामैग्नेटिक के। अगर आपने इतने 2 पॉइंट्स उसमें लिखे होंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 2 प्रॉपर्टीज। आप बता सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव थी, ये स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है एयर में। दूसरा, ये सेम स्पीड से ट्रेवल करती है जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है एयर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट इसी के और वाला था, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था आपको, तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये 7 वेव्स थी जो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में था उसकी फ्रीक्वेंसीज की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल था और बहुत इजी न्यूमेरिकल था। द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ लेंस। तो आपको सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना था कि पावर जो होता है वो होता है 1/f। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ निकल के आती है वो आती है 0.2 मीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते तो -20 सेंटीमीटर आती। जैसे कि आंसर में जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज हुआ होगा, कॉनकेव लेंस। तो आपको यहाँ पे -20 सेंटीमीटर इस फॉर्मूले से निकालना था और कॉनकेव लेंस लिख के आना था, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी के और में आपको, एक स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाना था, तो m इक्वल्स टू होता है बेटा FO अपॉन में FE, फिर सॉरी FO अपॉन में FE। एंड द सेकेंड वन इन्होंने ये भी पूछा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला लगाना था FO प्लस FE। तो इस अकॉर्डिंगली इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आपके पास आंसर आ जाता और वही आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होता और आपको पूरे मार्क्स मिलते। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव, राइट फॉर्मूला ऑफ इट फॉर मूविंग पार्टिकल। वो वेव जो मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p। अगर आपने इसको प्रॉपर डेफिनेशन उसके फॉर्मूले के साथ डिफाइन किया होगा तो हम आपको यहाँ पे पूरे 3 नंबर मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिखना था बेटा, डायरेक्ट उन्होंने बोला जरूर है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, लेकिन ये आई कैसे है वो आप थोड़ा सा मेंशन करते हैं वहां पर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 3 नंबर यहाँ पर। Now next question is using the Bohr's model calculate the energy of the electron in hydrogen atom for n equals to 1 and 2 levels। तो यहाँ पर आपको पहले जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए एनर्जी का क्या होता है बेटा। तो एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन में n स्क्वायर EV। EV यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो अब आपको यहाँ पर एक बार n की वैल्यू 1 रखनी थी और दूसरा उन्होंने सेकंड के लिए पूछा तो n की वैल्यू 2 रख के निकालना था। तो इसी अकॉर्डिंगली आप E1 और E2 कैलकुलेट करके आते तो आपको पूरा 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला लगाना था, तो दैट फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो c तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸, और यहाँ पर जो मास है वो आपको केजी में लेना है, तो ग्राम में दिया है आपको ग्राम से उसको केजी में चेंज करना है। जब आप ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल, सॉरी 9 × 10⁻13 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता होगा, ये कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी होती है जब हम उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो इसको आपने प्रॉपर डिफाइन करा होगा, और उसके बाद आपको रिलेशन निकालना था करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जो होता है J इक्वल्स टू NE/VD। तो इसको आपको पूरा डिराइव करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define the sensitivity of moving coil galvanometer, write its formula and write conditions for maximum value of it। तो सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, सो इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट पे, उसी को बोला जाता है इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा S इक्वल्स टू थीटा अपॉन में I, जिसके हम वैल्यू रख सकते हैं तो NBA अपॉन में K। तो अब आपके पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप उसके जो कंडीशंस दी हैं यहाँ पर आपको लिखने के लिए वो लिख सकते हैं। तो अगर आपको सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए है तो आपको n की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए रहेगी, b की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए रहेगी, a की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए रहेगी। नेक्स्ट आपको किसकी वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, दैट इज k। नाउ नेक्स्ट इज बायोट-सैविट लॉ। बायोट-सैविट लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो होता है b इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना था आपको यहाँ आपको ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैविट लॉ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होती है एलिमेंट के, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स के बीच में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब आप ये पूरा स्टेप बाय लिख के आते और आखिरी में इस इक्वेशन को लिखते तो आपको पूरे 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये आपने बहुत अच्छे से लिख दिए थे, लेकिन इसमें आपको तीनों इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स अगर आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जो होता है L=NH/2π, और हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो एनर्जी का एमिशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है जब भी वो हायर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल से जंप करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसमें लिख सकते थे। 3 पॉइंट से लिखने थे, उन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है 3 लिखने हैं। तो आप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में बता सकते थे, यहाँ हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, वहाँ हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ मेजॉरिटी होल्स होते हैं, यहाँ माइनॉरिटी होल्स होते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आखिरी में आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो अगर आप ये सब करके आए हैं तो आपको पूरे 3 नंबर वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में दिया था बेटा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेड। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, आपको प्रिंसिपल, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट और वर्किंग बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल यहाँ पर किस पे बेस्ड होता है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट ऑफर करता है और रिवर्स बायस में करंट ऑफर नहीं करता है। तो आपको प्रिंसिपल में यही मेंशन करना था। सर्किट आपने बना ही दिया होगा, आपको एक डायोड लगाना था, हाफ वेव है इसलिए इसमें सिंगल डायोड यूज होगा। तो आपको हाफ वेव पढ़ रखा होगा आपने कि हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है, तो इसमें हम कितने डायोड यूज करे होंगे, एक ही डायोड रहा होगा। और वर्किंग में आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका करना था, और आखिरी में उसकी आपको वेव फॉर्म बनानी थी कि एसी साइकिल की ये पूरी आधी वेव को ही कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में। नाउ नेक्स्ट ये डेरिवेशन है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको प्रूफ करना था कि n/v - 1/u = n - 1/r। ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, डेरिवेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज कैप्ट इन कॉन्टेक्ट। 2 थिन लेंसेज है जिसको पास पास में रखा गया है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालनी थी। तो इन शॉर्ट आपको इसमें फॉर्मूला डिराइव करना था, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये भी डायरेक्ट डेरिवेशन था बेटा, तो आपने कर ही लिया होगा। डायग्राम, उसका जो थ्योरी थी थोड़ी वो, और जो फॉर्मूले उसमें यूज हुए, और उसके बाद ये फाइनल इक्वेशंस डिराइव। ये अगर आप प्रॉपर स्टेप वाइज करके आए होंगे तो आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो था पेपर में बेटा, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंट एनर्जी लॉसेज बताने थे आपको, तो आपने लिख दी होंगे आराम से। कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है। इन सारे लॉसेस को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना था, और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं उसके अंदर अगर आप ये बता के आए हैं तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। नाम लिख के आए हैं तो उससे डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होंगे। नाम के साथ उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी करना था क्योंकि क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स सेकंड लॉ। लिखना है आपको दोनों ही लॉ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किसको करना है, सेकंड लॉ को। तो पहला लॉ आपने लिख ही दिया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सेकंड लॉ में आपको स्टेटमेंट तो लिखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर इक्वेशन लिखनी थी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, फिर E = -n d∅/dt। माइनस साइन ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस हुआ है वो अपोज कर रहा है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए दिया गया है। तो अगर आप ऐसा पूरा एक्सप्लेन करके आए होंगे तो आपको पूरे वहां पर 4 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत रिपीटेडली पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और उसका रिलेशन बताना था आपको क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ, ये डिराइव करके आना था बेटा कि साइन C = होता है 1/μ। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन और फिर उसके डायग्राम के बाद इसका डेरिवेशन अगर आप करके आए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट कंडीशंस ऑफ TIR। TIR की 2 नेसेसरी कंडीशन लिखनी थी कि लाइट रे हमेशा डेंसर टू रेयर जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इतना ही मेंशन करना था। अगर आप ये पूरा सीक्वेंस में करके आए होंगे तो आपको यहाँ पर पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। नाउ इसी के और में ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो आपको इसके आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन था बेटा, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस separating 2 media, the reflected and the refracted light both have the same frequency as the incident frequency, explain why। उन्होंने ये बोला है क्या मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट जो हो रही है वो दोनों मीडिया पर मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो क्या वहां पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी?
तो आपको आंसर में यहाँ लिखना है कि फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो आपको इतना इसमें मेंशन करके आना था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, does the reduction in speed imply a reduction in energy carried by the light wave? इन शॉर्ट ये पूछा गया है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाते समय डिक्रीज होती है तो क्या इससे एनर्जी में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? तो नहीं, एनर्जी जो डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू होता है एच न्यू। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं हो रही तो एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो इसमें भी आपको आंसर नो करके आना था और एक्सप्लेनेशन में ये लिख के आना था। Now last question, in the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of amplitude of wave. What determines intensity of light in the photon picture of light? अगर हम बात करते हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये आपने पता है और उसमें भी उन्होंने बोल रखा है। सेकेंड इन्होंने ये बोला है कि अगर हम फोटोन की थ्योरी की बात करें तो उसमें इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? तो उसमें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स में। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी और जितने कम फोटॉन्स होंगे उतनी ही कम उसकी इंटेंसिटी होती। तो ये इस तरीके से अगर आपने आंसर राइटिंग पूरी करी होगी तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। थैंक यू।